श्रद्धेय माँ सरस्वती, मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित पितातुल्य प्राचार्य सर, मंच संचालक सर, अध्यक्ष चौधरी सर, उपस्थित शिक्षकगण और मेरे परिवार के सदस्यों और कॉलेज के छात्र और छात्राएं, यहाँ पर ये मेरा ही विद्यालय है। यहाँ पर आने के बाद जो आपने सम्मान दिया मुझे और जो महसूस मैं कर रहा हूँ इस समय, शायद शब्दों में वो अभिव्यक्त न किया जा सके। इसके लिए मैं आप सभी का हृदय से आभारी हूँ और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोत्सव कर्मणि। भगवत गीता की ये लाइनें मेरे पूरी जर्नी की एक आधारशिला के रूप में देखी जा सकती है, क्योंकि जो ये जर्नी है ये काफ़ी उतार चढ़ाव के साथ चलती रहती है, धैर्य को बनाए रखना होता है। तो ये लाइनें मुझे काफ़ी प्रोत्साहित करती थी जब मैं डिमोटिवेट होता था या फिर परेशान हो जाता था। तो ये लाइनें मुझे बहुत मदद करती थी कि मैं आगे बढ़ूं और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहूं। बाकी मेरी जो ये जर्नी रही है उसमें मेरी फैमिली का, मेरे शिक्षकों का, मेरे विद्यालय के जो सबसे प्रिय शिक्षकों में से रहे हैं शैलेंद्र सर, वीरेंद्र सर, प्राचार्य जी तो यहाँ के नेतृत्व करता है, तो उनकी मैं क्या ही बात बोलूँ। तो जो भी यहाँ के टीचर्स रहे हैं और भी जो लोग रहे हैं, मैं उन्हें हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि वो आज मुझे इस काबिल यहाँ पर बोलने के लायक खड़ा किया। मैं उनका हृदय से आभारी हूँ। मैं भले ही यूपी पीसीएस की परीक्षा में चयनित हुआ, डिप्टी कलेक्टर के पद पे हो गया, लेकिन मैं आप लोगों में से ही एक हूँ। भले ही यह पद मुझे मिल गया है, लेकिन मैं अपने आप को वही समझता हूँ जो आप लोग मेरे सामने बैठे हुए अपने आप को समझ रहे हैं। तो कोई भी प्रश्न हो वो आप लोग मुझसे कोई भी बिना हिचकिचाहट के मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी जो मेरी जर्नी रही है वो काफ़ी उतार चढ़ाव के साथ ही रही है। मेरी माँ 2014 में नहीं रही, तब 12th का एग्ज़ाम मेरा होने वाला था। तो फिर मुझे ऐसा लगा था कि चीज़ें अब शायद मुझसे ना हो पाए, क्योंकि मैंने शायद अपने जीवन में सबसे प्रिय व्यक्ति को खो दिया था। फिर भी भाइयों का सपोर्ट, पिता का सपोर्ट, बहनें, दोस्त, सर और जितने भी टीचर्स हैं, सभी ने मुझे फिर से उठाया और मुझे इस काबिल बनने के योग्य मुझे पथ प्रदर्शित किया। तो मैं सभी का आभारी हूँ और अपने ही विद्यालय में आके बोलते हुए मैं भावुक भी हूँ। तो मैं चाहूँगा कि अपनी तरफ से मैं बहुत बातें ना करके आप लोगों के प्रश्नों का उत्तर दूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत सारी बातें बोल दूं और आपके मन में क्वेश्चंस रह जाए जो आप लोग शायद मुझसे पूछने के लिए उत्सुक हों। तो मैं चाहूँगा कि अगर ये कन्वर्सेशन क्वेश्चन आंसर के रूप में चले तो ज़्यादा सफल इसे माना जा सकता है। तो आप में से कोई भी मुझसे कोई भी प्रश्न पूछ सकता है, निस्संदेह मैं उत्तर दूंगा और मुझसे झिझकने में कोई आपको संकोच नहीं होना चाहिए। मेरा नाम आशुतोष सिंह है और मैं भी सर मेरा नाम आशुतोष सिंह है। सर जैसा कि आपका गणित भौतिकी और कंप्यूटर साइंस चल रहा है, वैसे ही मेरा भी गणित भौतिकी रसायन अंतिम वर्ग है। सर मैं बहुत ही कंफ्यूज रहता हूँ कि मैं कैसे, जैसे कि सबको समस्या होती है क्योंकि विषय अलग है, वहाँ पर सामान्य अध्ययन है और यहाँ पर साइंस के सब्जेक्ट हैं और इन दोनों को एक साथ मैनेज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो सर आपसे मेरा प्रश्न है कि इन दोनों को आपने एक साथ कैसे मैनेज किया और आपका ऑप्शनल जो सब्जेक्ट था वो क्या था? ऑप्शनल सब्जेक्ट इस साल से यूपी पीसीएस में हटा दिया गया है। हालांकि जब मैंने तैयारी शुरू की थी
तो ग्रेजुएशन मेरा आप लोगों को जैसा सर ने बताया 2018 में कंप्लीट हो गया था। आप बैठ जाएं। तो उसके बाद से मैंने हिंदी साहित्य में मास्टर्स किया था, क्योंकि मैंने इसे अपने वैकल्पिक विषय के रूप में चुना था। मेरी जो एजुकेशन जर्नी रही है मैं उसे संक्षिप्त में बताता हूँ। 10वीं 12वीं मेरी साइंस से रही है, फिर मैंने बीएससी किया मैथ फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस से, फिर मैंने मास्टर्स किया है हिंदी लिटरेचर से, जिससे मुझे अपने ही विश्वविद्यालय से गोल्ड मेडल भी मिला हुआ है। और उसके बाद मैंने पॉलिटिकल साइंस से भी मास्टर्स किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो विषय है वो आपकी रुचि के अनुसार होने चाहिए। अगर आप उसमें बहुत कंफर्ट फील करते हैं तो वो साइंस हो या ह्यूमैनिटीज़ के कोई सब्जेक्ट हो, तो आपको कोई भी उसमें बहुत विशेष दिक्कत आने वाली नहीं है। मुझे इंग्लिश भी आता है, फिर भी उसके बाद मैं अपने आप को हिंदी में बहुत अधिक सहज समझता हूँ, तो उसके बाद ही मैंने अपना माध्यम हिंदी रखा है। तो ये अपनी रुचि के अनुसार है कि आप कौन सा विषय चुनते हैं। और मुझे लगता नहीं है कि विषयों का जो कॉन्ट्रडिक्शन है वो इसमें आ पाता है। तो आप बेहतर तैयारी शुरू करें, और जो इसके सिलेबस है, आयोग ने एक प्रॉपर सिलेबस निकाल रखा है, उसकी बुकलेट मिलती है, आप उसे देखें और अपनी रुचि के हिसाब से विषयों का चयन करें। और जो उसमें जीएस वगैरह के जो सब्जेक्ट्स हैं वो तो आपको पढ़ने ही हैं, तो अपनी रुचि के अनुसार उसे चयनित करेंगे तो मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा इसमें समस्या आने की कोई बात रहेगी। और कोई? नमस्ते सर। सर मैं आर्ट्स साइड का विद्यार्थी हूँ, बीए चतुर्थ सेमेस्टर से। सर जैसे मेरा प्रश्न यह है कि जैसे सर कभी पढ़ते पढ़ते अचानक से रहो मन डिमोटिवेट होने लगता है। जैसे कभी कभी ऐसा मन में आता है कि मैं मतलब जैसे मन एकदम थक हार के बैठ जाता है कि मेहनत उतना करो, रिजल्ट जब उतना नहीं मिलता है, मतलब मन डिमोटिवेट होने लगता है। सर पहला प्रश्न यह है कि मतलब जब आपका मन डिमोटिवेट होता था या कभी ऐसी सिचुएशन आती थी तो आप क्या करते थे? और सर दूसरा प्रश्न यह है कि जैसे सर कि कितने मेरे फ्रेंड्स भी कहते हैं, बड़े लोग भी कहते हैं कि ठीक है कॉलेज में पढ़ रहे हो तो क्लास ना करके अगर रूम पे तुम रह के अच्छे से पढ़ाई करते हो तो हो सकता है सिविल सर्विस और बेटर तरीके से होगा। तो क्या सर कॉलेज के साथ साथ रह के पढ़ाई करना सिविल सर्विस बेटर होगा या फिर कॉलेज ना करके केवल रूम पे रह के पढ़ाई करना अच्छा होगा? इस तरह की जो समस्या है मोटिवेशन की, आप बैठे हैं। मोटिवेशन लेवल जो है आपका वो तभी स्थिर रह सकता है जब आप अपनी पृष्ठभूमि को नहीं बोलते हैं। मेरे साथ भी ये चीज़ें काफ़ी रही हैं, और जब भी मैं डिमोटिवेट होता था तो मुझे याद आता था अपना घर, कि मेरी माँ है वो कैसे काम किया करती थी, मेरा घर पहले कैसा था मुझे याद है, शायद मैं इसे एक्सप्लेन ना कर पाऊँ, तो मुझे याद रहता था। मेरे पिता हैं वो नल बोरिंग का काम करते हैं, जैसा कि सर ने बताया। तो नल बोरिंग का काम करते हुए वो जब रात में, वो सर्दियों में यही मौसम रहता था, तो रात में वो 12-1 बजे तक वो आते थे। तो ये सारी चीज़ें मुझे याद आती थी उस समय जब मैं डिमोटिवेट होता था कि मैं कैसे आगे बढ़ूंगा। फिर लगता था कि उन्होंने इतना किया है। मुझे आज एक वाकया याद आ रहा है। एक बारी पिताजी हमारे नल में, आप लोग अगर ध्यान दिया हो तो चूड़ी काटना होता है, तो उन्होंने करीब आधे घंटे उसमें लगाया और फिर उसके बाद उन्हें 20 रुपये मिले। तो ये सारी चीज़ें एक मोटिवेशन के रूप में मेरे साथ रही हैं कि इतना मेहनत किया है उन्होंने, और मैं अगर यहाँ आ पाया हूँ पढ़ने तो जरूर मुझे आगे बढ़ना ही होगा। मेरे पास बैठ जाने का कोई भी उपाय या फिर विकल्प नहीं था। तो अपने पृष्ठभूमि को ना भूलें, अपने जो फैमिली के लोग हैं उनका सपोर्ट अपना पाएँ, उनसे विश्वास जीतें, और उनका जो सपोर्ट है वो बहुत ज़रूरी है, ताकि आप इकोनॉमिकली और मेंटली उनका जब सपोर्ट रहेगा तो आप बहुत अच्छे से डिमोटिवेशन का, फ्रस्ट्रेशन का जो फेज है उसे झेल सकेंगे। और रही बात तैयारी की, तो कॉलेज में रहते हुए आप पढ़ सकते हैं। यहाँ लाइब्रेरी है, अच्छी लाइब्रेरी है, मैं भी उसमें पढ़ता था। तो आप आए यहाँ लाइब्रेरी के साथ पढ़ें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं यहाँ पढ़ता था तो कुछ स्टाफ थोड़ा मुझे ऐसा लगता था कि कम कोऑपरेटिव है। हालांकि मैंने प्राचार्य सर से इसके बारे में बात की थी, लेकिन वो नेतृत्व करता है तो उन्होंने चीज़ें सही भी करी थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप यहाँ आके पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और आपको लगता है कि तैयारी, जब आप प्रॉपर तैयारी में उतरेंगे तो फिर आपको फुल टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि ये इसका इतना ब्रॉड सिलेबस है। आपके जो कोर्स है, जैसे आप MA BA आपने बताया आप कर रहे हैं, तो वो तो है ही,
शायद आपके सब्जेक्ट मुझे नहीं पता है, लेकिन वो सारे सब्जेक्ट होंगे, उसके बावजूद आपको कई सारे सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, तो वो सारी चीज़ें आपको लेके चलनी होंगी जब आप एक प्रॉपर स्टडी में उतरते हैं। जैसे आपने बीए कर लिया, उसके बाद आपको ये 7-8 घंटे डेली पढ़ना ही पड़ेगा। जब एग्ज़ाम आता है तो आप वो 10-12 घंटे अपने आप ही हो जाते हैं, 14 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप इतनी नॉर्मल पढ़ाई करेंगे तो बेहतर रहेगा। और कोई? गुड आफ्टरनून सर। सर, आपकी प्रेरणा कौन रही है एसडीएम बनने के लिए? क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूजन में रहती हूँ कि मुझे क्या करना है लाइफ में, इस चीज़ के लिए आपकी प्रेरणा के तौर पे देखा जाए तो सबसे पहले मुझे अपनी फैमिली से ही प्रेरणा मिलती थी। मेरे पिता हैं, मेरी माँ है, भाई बहन हैं, जो उनकी हार्ड वर्किंग थी, स्पेशली मेरे लिए, तो ये एक प्रेरणा का स्रोत रहा ही है। हालांकि मैं बनने से पहले किसी एडमिनिस्ट्रेटर वाले ऑफिसर से मैं मिला नहीं था, तो आते जाते मैंने कुछ गाड़ियाँ देखी थी, चाहे एसएचओ की हो या फिर शायद एक बारी भी मैंने देखा था कि एक कोई डीएम था, वो आया था हमारे एरिया में, एक ही बार मैंने देखा था। तो लोग उनको बाहर निकल के देख रहे थे, तो मुझे भी लगा कि ये कौन है, उत्सुकता एक मन में रही थी। तो ये सारी चीज़ें मेरी प्रेरणा स्रोत के तौर पर रही। तब मैं काफ़ी छोटा था, 9th में जब मैं था, तभी मुझे सिविल में आने का मन हो गया था। मैंने एनडीए के भी एग्ज़ाम दिए, हालांकि मेरे पैर में थोड़ी सी नसों की दिक्कत थी, तो उस वजह से शायद मेरा चयन नहीं हो पाया। शायद वो अच्छा ही था, अगर वहाँ हो जाता तो मैं यहाँ नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें प्रेरणा स्रोत के रूप में रही। और कुछ? आप लोग एकदम संकोच को त्याग करके मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, वो शायद प्रशासनिक तौर पे हो गया हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए मैं वही हूँ। तो आप लोग कोई भी मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। बाकी मैं अपनी जो जर्नी है सिविल की, उसे मैं ब्रीफ में बताता हूँ। कोई क्वेश्चन हो तो? अपने माँ बाप को छोड़कर या फैमिली को छोड़कर घर से बाहर आता है पढ़ने के लिए, तो उसको सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये फेस करनी पड़ती है कि वो अपनी फैमिली बिना कभी अकेला नहीं रहता, और जब वो अकेला आता है तो बहुत अकेला महसूस करता है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि एक लड़की को या फिर लड़की को अपना घर छोड़कर बाहर रहना। तो सर बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि हाँ वो कोई चीज़ें आती, कोई दिक्कत आती है या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, तो कैसे सपोर्ट करेगा। मतलब सर इस सिचुएशन में वो स्टूडेंट कैसे उस चीज़ को सॉल्व करे, जो सिचुएशन उसको कैसे फेस करे। और सर एक क्वेश्चन और है कि सर आप इतने बड़े पोस्ट पे हैं, तो मेरा क्वेश्चन जायज़ नहीं है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगी आजकल के मतलब वो पॉलिटिक्स चीज़ होती हैं जो बहुत जिसमें करप्टेड चीज़ होती हैं, तो सर आपसे जो नीचे के लोग हैं वो क्या फिर मतलब रिश्वत वगैरह लेते हैं। और सर एक और चीज़ है, मतलब आपने ऐसा कौन सा क्या काम किया है मतलब आपसे छोटे लोगों के लिए हेल्पफुल हो या हार्मफुल हो। और सर आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप इतने अच्छे पोस्ट में हैं तो उन गरीब लोगों की मदद करिए, ऐसे रोड बेस होते हैं या फिर जिनके पास स्कूल नहीं है, स्कूल जाने के बैग नहीं है, या फिर फाइनेंशियल चीज़ें मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होता। सो थैंक यू सर। आपने एक साथ इतने सारे क्वेश्चन किए हैं, मैं सोच रहा हूँ कि कौन से का आंसर करूँ। तो आपके पहले क्वेश्चन से मैं बोलता हूँ। आपने बोला कि बाहर रह के पढ़ना, तो अगर फैमिली का सपोर्ट है आपको तो ये चीज़ें बहुत आसानी से निकल जाती हैं। मुझे याद है बीएससी करने के लिए जब मैं यहाँ पे एडमिशन मैंने लिया था, तो मैंने मोहद्दीपुर में रूम लिया था। मेरे पिताजी के बहुत ही खास दोस्त हैं, वो डॉक्टर हैं, मैं उन्हीं के यहाँ रहता था। पहली बार मैं मम्मी के जाने के बाद मैं पहली बार घर से निकला था। मैं काफ़ी रोता भी था। जिस दिन पहले आया था मैं, उस दिन भी छत पे जाके आराम से मैं रो रहा था। तो नीचे जो डॉक्टर सर हैं, उनकी वाइफ माँ जैसी ही थी वहाँ पे, तो वो आई, मुझे आराम से नीचे ले गई, मुझे बहुत समझाया। तो ये एक फैमिली के सपोर्ट के द्वारा ही आपको मिल पाता है कि उन्हें पता है कि आपको कहाँ रखना है। तो मेरे फैमिली को जैसे पता था उन्हें कहाँ रखना है,
तो मुझे वहाँ रखा, मेरे लिए चीज़ें आसान रही, मैंने बाहर रह के पढ़ाई की है। तो शुरुआत में जो इंटेंसिटी है भावनाओं की वो ज़्यादा रहती है, तो धीरे धीरे चीज़ें मैनेज हो जाती हैं, तो आप रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए आपको खुद से मजबूत होना पड़ेगा कि मैं तैयार हूँ कि नहीं बाहर रहने के लिए। अगर आप में दृढ़ विश्वास है तो आप आराम से रह सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और दूसरा क्वेश्चन आपका ये था शायद करप्शन को लेकर के, जो हमारे सबऑर्डिनेट्स वगैरह होंगे। अभी मैं प्रशासन में प्रवेश करूँगा, मेरी ट्रेनिंग शायद अगले ही महीने से स्टार्ट हो जाएगी। तो हमारा जो काम है वो हमें करना चाहिए। हमारा जो काम है जैसे कि पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन या फिर जो भी काम सरकार द्वारा हमें आवंटित किए जाते हैं, हमें वो उस पर फोकस रहना है। रिश्वत वगैरह आपको भी पता है रिस्ट्रिक्टेड है और होनी भी चाहिए। देश को आगे ले जाना है, प्रदेश को आगे ले जाना है, तो ये चीज़ें होती हैं। तो उसी को रोकने के लिए तो मैं इस पद पर आया हूँ। तो ऐसी चीज़ें होनी नहीं चाहिए और मेरे परिवेश में तो नहीं ही होगा। और तीसरा क्वेश्चन क्या था आपका? जो जिनको फाइनेंशियल दिक्कत होता है, जिनको स्कूल जाने के लिए पैसे नहीं होता है या फिर खाने के लिए चीज़ें, जैसे आप अभी प्राइस वाले रोड पे जाएंगे तो जस्ट चौराहे के आगे एक फैमिली रहती है जिनका झोपड़ी सा घर है और उनके छोटे छोटे बच्चे दो चार, और वो बांस की वो कुछ सामान बनाते हैं और बड़ी बोलते हैं, उनको मैंने वो पैसे मांगते हुए देखा है। तो एक चीज़ ये है इसमें भिक्षावृत्ति, गरीबी और जो हमारी सोसाइटी का जो नज़रिया है और सरकार के शायद सशक्त प्रयास न है, तो ये सारी चीज़ें एक मिक्सअप के तौर पे यहाँ पे देखनी चाहिए। केवल एक एंगल लेकर के हमें मूल्यांकन करने से बचना चाहिए। हालांकि इसके लिए भी मुझे जो भी पावर्स दिए जाएंगे, जो भी कार्य दिए जाएंगे, बहुत सारी योजनाएं हैं, पीडीएस वगैरह होते हैं। बाकी अलग से भिक्षावृत्ति के लिए आप लोगों ने शायद स्माइल योजना अभी केंद्र सरकार ने शायद लॉन्च की है, तो इस तरह की योजनाएं हमें इम्प्लीमेंट करनी होती हैं। वो तो पढ़े लिखे ही नहीं है, तो इतना ही उनके पास नॉलेज होता कि आप वो योजनाएं जान सकते थे। तो उसी के लिए तो हम लोग हैं, उसी के लिए हम लोग जाएंगे ना, यही जागरूकता और अवेयरनेस के लिए हम लोग जाएंगे। और कोई प्रश्न? सर मैं एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। सर मैं जानना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारे ग्रेजुएट होते हैं साइंस सब्जेक्ट, और वो साइंस सब्जेक्ट ग्रेजुएट होने के बाद बीटेक वाले या कोई भी ऐसे होते हैं, वो आर्ट सब्जेक्ट को प्रीफर करते हैं ऑप्शनल में। ऐसा रीजन क्या होता है कि ऑप्शनल में आर्ट सब्जेक्ट को प्रीफर करते हैं, साइंस वाले को छोड़ देते हैं? क्योंकि वो मास्टर्स भी किए रहते हैं कुछ लोग, वो भी अपना ऑप्शनल साइंस वाले ह्यूमैनिटी वाले लेते हैं। इसका रीजन क्या होता है सर, इसको बताइए। सब्जेक्ट चयन का सबसे जो आधार होता है, सबसे अच्छा आधार जो माना जाना चाहिए मेरे हिसाब से, जो मेरा खुद का भी रहा है, वो अपना इंटरेस्ट या रुचि के तौर पे देखना चाहिए। आपको जिस विषय में बहुत अच्छा महसूस हो, फिजिक्स मुझे लगता था कि मेरा बहुत अच्छा है और मैं फिजिक्स को ही एज ए ऑप्शनल ऑप्ट करना चाहता था, लेकिन फिर उसके बाद मुझे हिंदी से भी काफ़ी लगाव था। मैं 12th में था तब भी मैंने हिंदी पढ़ी थी, तो दोहे वगैरह मुझे काफ़ी अच्छे लगते थे। और मैं पूजा पाठ भी करता हूँ थोड़ा, तो एक कृष्ण भक्ति धारा वगैरह पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो फिजिक्स और हिंदी साहित्य में मेरा द्वंद्व बना रहा था कि मैं कौन से को अपना ऑप्शनल ऑप्ट करूं। तो फिर मुझे ज़्यादा ये लगा कि मैं ज़्यादा सहज या फिर अपनी जो भावनाओं की अभिव्यक्ति है वो हिंदी विषय में मैं ज़्यादा अच्छे से कर सकता हूँ, तो इसलिए मैंने चुना। आपको मैथ्स वाले भी मिलेंगे, फिजिक्स वाले भी मिलेंगे, केमिस्ट्री वाले भी मिलेंगे। पीसीएस में यही विभाग तो पिछले वर्षों रहा है कि जो साइंस बैकग्राउंड वाले हैं, साइंस ऑप्शनल वाले हैं, उनको काफ़ी मार्क्स दे दिए जाते थे। स्केलिंग वगैरह का शायद जो मैकेनिज्म था वो बहुत अच्छा नहीं था और ह्यूमैनिटीज़ वाले पीछे रह जाते थे। तो ये पीसीएस में ज़्यादा था, इसीलिए इस साल से जो पीसीएस आयोजित करी जा रही परीक्षा, उसमें से ऑप्शनल सब्जेक्ट को ही हटा दिया गया ताकि प्रेफरेंस वगैरह ना हो पाए। तो रुचि को आधार बना करके विषय चयन करना चाहिए। नमस्ते सर, मेरा नाम अनमोल सिंह है और मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि सर आप आपने सेल्फ स्टडी की थी या फिर आप खुद से प्रिपेयर किए थे?
और आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे, मतलब कितने घंटे पढ़ाई करते थे? मॉर्निंग में पढ़ाई करना ज़्यादा बेटर होता है या नाइट में? अगर मेरे कोचिंग की बात करी जाए, जो जिस तरीके से मैंने पढ़ा, सेल्फ भी काफ़ी चीज़ें करनी पड़ी। मैंने हिंदी साहित्य विषय विकास CBSE जैसा आप लोग को पता होगा, वो उन सर से मैंने पढ़ा है, लाइव क्लास लिया था उनका। और उसके बाद दृष्टि में मेरी मेंटरशिप हो गई थी, क्योंकि मैंने वहाँ पे मैं ऑप्शनल सब्जेक्ट का विद्यार्थी रहा था, तो वो फ्री में प्रोवाइड करवाते, एक टेस्ट लेते हैं, अगर आप क्वालिफाइड हैं तो आपको उसमें एडमिशन मिल जाता है इजीली। तो ये मेरा एक कोचिंग रहा है। दूसरा VK त्रिपाठी करके एक टीचर हैं, उनसे मैंने सेकेंड पेपर और फोर्थ पेपर पढ़ा था। अगर आपको सिलेबस इसका पता हो तो शायद अच्छे से समझ पाएंगे। और एक रामेश्वर करके हैं, उन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ाया था हमें। तो बस इतनी ही कोचिंग मेरी रही है। तो बाकी GS फर्स्ट या फिर जो भी चीज़ें बच गई थी, जो भी टॉपिक्स रह गए थे, वो मैंने खुद से तैयार किए थे। नया जुड़ा था 5वां और 6ठा पेपर, तो वो भी मैंने खुद से ही तैयार किया था। और इसमें लगभग आधी चीज़ें मुझे खुद से करनी पड़ी थी। तो सेल्फ भी काफ़ी रहा है, थोड़ी कोचिंग से हेल्प ले ली मैंने। और अगर घंटों की बात की जाए तो नॉर्मल डेज, जैसे कि अभी का जो फेज है, मान लीजिए मई में एग्ज़ाम है, तो अभी की जो पढ़ाई होती थी करीब 8 घंटे डेली हो जाती थी। लाइब्रेरी में मैं चला जाता था, हालांकि मैं बहुत कम लाइब्रेरी गया, एग्ज़ाम टाइम में चला जाता था। तो 7-8 घंटे की पढ़ाई अगर आपकी नॉर्मल डेज में हो रही है, जो 3-4 महीने दूर की मैं बात कर रहा हूँ एग्ज़ाम की, लेकिन जब एग्ज़ाम पास आ जाते हैं तो आपको करीब 11-12 घंटे अपने आप ही इंक्रीज हो जाते हैं घंटे, क्योंकि आपको प्रेशर फील होता है कि अगर मैंने आज नहीं पढ़ा तो चीज़ें आगे कैसे मैं कर पाऊँगी या फिर कर पाऊँगा। तो मुझे लगता है कि अगर आप डेली 7-8 घंटे पढ़ रहे हैं और 11-12 घंटे एग्ज़ाम टाइम में पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम टाइम मतलब एग्ज़ाम से 20 दिन पहले, तो मुझे लगता नहीं कि इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। हाँ सर, आपका जो मतलब रूटीन था वो चीज़ों को लेकर कैसे, मतलब आप कैसे मैनेज करते थे? और मतलब आउट ऑफ स्टेशन गया था पढ़ने के, मतलब अपने शहर से बाहर गए थे, या आपने अपने शहर में रह के एक अच्छी, ये चीज़ मुझे बहुत कंफ्यूज है कि क्या हम लोग अपने शहर से बाहर रह के पढ़ाई कर सकते हैं? जरूरी नहीं कि अपने शहर में रह के पढ़ाई करें तो ज़्यादा मतलब। मुझे इस फील्ड में आने से पहले विशेष तौर पे इसकी जानकारी थी नहीं, तो मुझे दिल्ली जाना पड़ा। शायद गोरखपुर में भी चीज़ें अब काफ़ी इम्प्रूव हुई हैं सिविल को लेकर के, तो वो अपने हिसाब से देख लेना चाहिए कि मैं किस क्षेत्र में ज़्यादा कमज़ोर हूँ या फिर मेरा क्या ठीक है। उस हिसाब से आप जाने का तय कर सकते थे। मुझे नहीं पता था तो मैं दिल्ली चला गया था, ग्रेजुएशन के बाद ही चला गया था। मैंने मास्टर्स अपना प्राइवेट से ही किया था। तो मुझे लगता है कि बाहर अगर रहने का मौका मिले अच्छी जगह, और उसके बाद नेतृत्व जो आपको कर रहा है वो बहुत अच्छा व्यक्ति होना चाहिए। मैं जब गया था वहाँ पे तो काफ़ी सीनियर्स लोग थे, मुझसे काफ़ी बड़े लोग वहाँ पे थे। शायद उनका सिलेक्शन अभी नहीं हो पाया है, उन्होंने काफ़ी एग्जाम्स दिए थे, उन्हें मुझसे बहुत ज़्यादा पता था। तो मैंने उनसे चीज़ें सीखी और अपने आप को उसके अनुसार अपने आप को बदलने की कोशिश की, और तैयारी को मैंने अपना माध्यम चुना। तो मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पे आप कंफर्ट फील करें, चीज़ें आसानी से उपलब्ध हो जाएं, वहीं आपको पढ़ लेना चाहिए। दिल्ली में एक माहौल तो ज़रूर है। मुखर्जी नगर में मैं रहता था, करीब मुझे 4.5 साल हो गए वहाँ पे। तो शुरू में थोड़ा ऑड फील होता है कि मैं अपने परिवेश से, अपने होम डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे आ गया, चीज़ें उतनी फेवरेबल नहीं लगती हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर यहाँ पे चीज़ें उपलब्ध हैं, खास करके महिलाओं के लिए, क्योंकि उन्हें बाहर जाना एक सपने के जैसा हो जाता है। हम मेल पर्सन जितने भी हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो जाने की एक बार को सोच सकते हैं, क्योंकि जो सेफ्टी की बात होती है, जो हमारे यहाँ की सोसाइटी और जो पेट्रियार्की है, जो उसका पर्सपेक्टिव है, तो मुझे लगता है कि महिलाओं के लिए थोड़ा और अभिभावकों को आगे आना चाहिए। जितने भी अभिभावकगण यहाँ बैठे हैं, मैं उनसे ये अनुरोध करूँगा, अपने बच्चों की जो क्षमताएँ हैं उन्हें पहचानें और उन्हें आगे बढ़ने का अवसर दें, क्योंकि हमसे बेहतर वो जानते हैं अपने बाल्य को कि वो क्या बन सकते हैं और क्या कर सकते हैं। तो फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी हो जाता है। सपोर्टिव टीचर्स का होना और एक इंटेलेक्चुअल टीचर्स का होना, ये भी मैं बहुत ज़रूरी मानता हूँ कि वो एक अच्छी दिशा प्रदान करें ताकि बेहतर हो सके चीज़ें। तो रहने का अपने हिसाब से आपको चुनना चाहिए।
और इंटरव्यू जैसे होता है तो उसमें हमारे मतलब जो हम लोग ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट पढ़े होते हैं तो क्या इंटरव्यू में वही क्वेश्चन रिलेटेड उसी बेस पे पूछा जाता है या अदरवाइज उसका भी कोई इंटरव्यू के लिए मैं अपनी संक्षिप्त जर्नी सी बता देता हूँ, शायद इसमें पीसीएस का सिलेबस भी कवर हो जाएगा। मैं शुरू से बताता हूँ। जो पीसीएस का एग्ज़ाम है उसमें प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। 3 स्टेजेस में ये होते हैं। साल भर लगभग ये प्रोसेस चलता है। पिछले साल वहीं में प्रीलिम्स था जिसमें जीएस के पेपर होते हैं। इसमें मल्टी सब्जेक्ट्स आते हैं, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस और करंट अफेयर, और दूसरा पेपर होता है सीसेट का। तो ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें जिसको पढ़ना होता है। बहुत सारे आप लोग बोलेंगे तो मैं सिलेबस और इसका डिटेल अच्छा। तो सबसे पहले मैं तैयारी में आने के बाद सबसे पहले मैंने NCERTs पढ़ी थी, 6 से 12 तक पढ़ी थी। बाद में केवल 11-12 की पढ़ी थी। उसके बाद स्टैंडर्ड बुक्स जैसे M लक्ष्मीकांत की राजनीतिक व्यवस्था करके आती है, स्पेक्ट्रम की बुक है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, एंशिएंट हिस्ट्री के लिए SK पांडे सर की बुक आती है, तो वो मैंने पढ़ा था। स्टैंडर्ड बुक में मैंने यही पढ़ा है। दृष्टि IAS की जो इन्वायरमेंट की बुक आती है वो भी मैंने पढ़ा है। तो ये चीज़ें करी थी। उसके बाद घटना चक्र पूर्वावलोकन की जो बुक्स हैं लगभग 6 सब्जेक्ट्स के होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस के, पॉलिटी के और इन्वायरमेंट के भी होते हैं। इकोनॉमिक्स का सेलेक्टेड पढ़ना है क्योंकि डाटा इसमें पुराने वाले होते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि 70-80% क्वेश्चन यहीं से आ जाते हैं सीधे सीधे। तो ये करना है। बाकी सीसेट के लिए यूट्यूब से हेल्प ले सकते हैं। तो इस तरह से आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा, काम हो जाएगा। बहुत अच्छे से रटना पड़ेगा, उसे पढ़ना और समझना भी पड़ेगा क्योंकि कॉन्सेप्चुअल और फैक्चुअल दोनों ही क्वेश्चन आने लगे हैं अभी। और अगर मेंस की बात करूं तो 8 पेपर्स होते हैं। इस बार 4 दिन में ही 8 पेपर उन्होंने करवाया था, तो काफ़ी टफ हो गया था जितने भी कैंडिडेट्स लोग थे, क्योंकि 3-3 घंटे लिखना और लगातार 4 दिन लिखना, 6 घंटे रोज लिखना हो जाता था। एक दिन में 2 पेपर। तो एक हिंदी का पेपर होता है जिसमें ग्रामर वगैरह होते हैं, तो उसको आदित्य पब्लिकेशन की एक बुक होती है, उससे आप पढ़ सकते हैं। तो उसके बाद ये हिंदी की पढ़ सकते हैं। फिर निबंध की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। और 6 जीएस के जो सब्जेक्ट्स हैं, सिलेबस वाइज आप उसका सिलेबस देख लें और उसके हिसाब से बहुत सारी बुक्स होती हैं। नोट्स आप ले सकते हैं बहुत सारे कोचिंग्स की, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। बाकी इंटरव्यू में जो आपने पढ़ रखा है, मेंस अगर आपका ठीक तैयार है, इंटरव्यू तक आप पहुँचते हैं तो वो रैंडम कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे हॉबी का पूछ लेते हैं, आप क्या पढ़ रहे हैं, अभी क्या कर रहे हैं, और आपका LTM क्यों बनाएं, आपकी वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है। और जो इंटरनेशनल मुद्दे उस समय चर्चा में रहते हैं, जैसे राम मंदिर वगैरह हो गया, तालिबान, इजराइल, फिलिस्तीन, ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप तैयार कर लेते हैं तो मुझे लगता नहीं कि बहुत कठिन पड़ेगा। ठीक है, तो समय थोड़ा कम है, कक्षाएं चलती हैं, तो इसलिए मैं आप सभी का फिर से हृदय से आभार अभिव्यक्त करता हूँ और सभी को प्रणाम भी करता हूँ और हृदय से मेरा धन्यवाद और बहुत बहुत आभार।